हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 29 अगस्त। 29 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आज है उन सभी को डिस्कस करेंगे। आज की न्यूज़ जो भी द हिंदू में आई है और द इंडियन एक्सप्रेस में आई है, इन सभी को हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से यहाँ देखेंगे और इसके अलावा जो एडिटोरियल आए हैं आज द हिंदू में उसको हम डिस्कस करेंगे इन द एडिटोरियल एनालिसिस वीडियो। ओके, तो शुरुआत करते हैं। देखो, उससे पहले बता दूं कि इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो मुझसे आप। ये वाला चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे, क्योंकि इसी चैनल पे सारी अपडेट्स मैं आपको देती हूँ। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, यूट्यूब कम्युनिटी पे अगर पोस्ट करती भी हूँ तो आप तक कभी पहुँचती है कभी नहीं पहुँचती है बात। इसीलिए टेलीग्राम पे आपको अपडेट मिल जाएगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगी, कोई भी अपडेट होगी। जैसे कल हमने 3 बजे 3 PM पर लाइव मेगा प्रीलिम संग्राम रखा था। ठीक है, तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी? इसी के थ्रू मिलेगी, टेलीग्राम के थ्रू। जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आती हैं उसकी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो भी पीडीएफ में पोस्ट करती हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। ओके, आगे बात करते हैं। देखो, चेज योर गोल इनिशिएटिव हमारा चल रहा है, जिसमें होता क्या है कि हम 3 वीडियोस पोस्ट करते हैं, डीएनए, एडिटोरियल एनालिसिस और प्रीलिम संग्राम। आपको करना यह है कि आपको इन तीनों में पार्टिसिपेट करना है। डीएनए में बीच में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आपको देना है आंसर कमेंट सेक्शन में। एडिटोरियल एनालिसिस में आपको मेंस के लिए लिखने के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया जाता है, उसका आंसर लिख के आपको हमारे ग्रुप पे भेजना है, टेलीग्राम ग्रुप पे। इसके अलावा प्रीलिम संग्राम में आपको पार्टिसिपेट करना है और अपना स्कोर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप ये करते हो तो आपको मिलेगा मेरी तरफ से एक फ्री मेंटरशिप कॉल ऑन 4 सितंबर 2022। और ये अगर आपका अच्छा मुझे मिलता है रिस्पॉन्स तो इसको हम आगे के लिए भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो आपको मिलेगा एक फ्री मेंटरशिप कॉल, जिससे आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा अलाइंड। एक डायरेक्शन मिलेगा आपको, सही डायरेक्शन मिलेगा, और इसके साथ आप करंट अफेयर्स भी इसमें भी एक्सेल करने लगोगे। ओके, तो इसमें ज़रूर से पार्टिसिपेट करो चेज योर गोल इनिशिएटिव में। और शुरू करते हैं आज का हम ये एनालिसिस सेशन। पहला सेशन है रेवड़ी कल्चर को लेकर। ठीक है, रेवड़ी कल्चर काफ़ी टाइम से न्यूज़ में रह रहा है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में भिड़ रही हैं, लड़ रही हैं फॉर द फ्रीबीज थिंग। ठीक है, फ्रीबीज थिंग या फिर रेवड़ी कल्चर। रेवड़ी कल्चर क्या है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज पहले वादे कर लेती है ना कि हम आपको मिक्सर देंगे, टीवी देंगे, फ्री में खाना देंगे, सब फूड ग्रेन्स देंगे या इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर देंगे, ये सारी चीज़ें जो है ना ये फ्रीबीज हो गई। ठीक है, फ्रीबीज मतलब बेसिकली फ्रीबीज इज अ नेगेटिव टर्म। ओके, जो आपको फ्री में खैरात में मिल रही है चीज़, ठीक है, जिसके लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ रहे, ये चीज़ यहाँ पे फ्रीबीज कहलाती है। याद रखना, फ्रीबीज एंड वेलफेयर में एक बहुत ही पतली सी लाइन है। ठीक है, वेरी थिन लाइन जो इनको डिवाइड करती है। कुछ चीज़ें तो वेलफेयर में आती हैं लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें फ्रीबीज में भी आती हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे काफ़ी डिबेट चल रही है। हमारे मोदी जी ने भी ये कहा था कि रेवड़ी कल्चर बहुत डोमिनेट कर रहा है इंडिया में। तो इसी के ऊपर एक आर्टिकल आया है जो कि बात करता है एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस तमिलनाडु जजमेंट की। अब ये क्यों जजमेंट इतना इंपॉर्टेंट है? ये जजमेंट इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही जजमेंट आया था कुछ टाइम पहले, और इसी जजमेंट में हमारी जो सुप्रीम कोर्ट थी, हमारी जो कोर्ट थी, 2013 का ये जजमेंट है ना, 2013 का केस है, और इसमें कोर्ट ने, जुडिशरी ने ये कहा था कि भैया देखो, फ्रीबीज जो है, फ्रीबीज को अभी ये कहा जा रहा है कि ये करप्ट प्रैक्टिस है, जिसके के कारण पॉलिटिकल पार्टीज वोट बैंक वगैरह कमाने की कोशिश करती हैं और यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन चेंज करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो आज के समय में इसको ये कहा जा रहा है, लेकिन उस समय 2013 में ये कहा गया था कि फ्रीबीज इज नॉट अ करप्ट प्रैक्टिस बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, ये चीज़ कही गई थी। हाँ, ये ज़रूर कहा गया था कि फ्रीबीज जो है अनफेयर एडवांटेज ज़रूर दे सकती है, लेकिन करप्ट प्रैक्टिस नहीं कहा गया था। अब हो क्या रहा है? देखो, ये जो बालाजी केस जजमेंट हुआ था, इसमें डिविजनल बेंच थी। डिविजनल बेंच थी यानी कि 2 जजेस की एक बेंच थी। उन्होंने बोला कि सेक्शन 123 ऑफ आरपीए एक्ट जो है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसके अंतर्गत ये जो है फ्रीबीज बांटना या फिर कोई भी चीज़ फ्री में देना, ये या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के पहले मैनिफेस्टो में लिख देती हैं कि हम आपको ये सामान देंगे, ये करप्ट प्रैक्टिस नहीं है। यहाँ पे कोर्ट ने ये क्लियरली कह दिया था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट जो है, अब ये हो रहा है कि सिनेरियो बदल गया है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अब बहुत वरिड है इस फ्रीबी वाले कल्चर को लेकर, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शंस को
मैनिपुलेट करने की कोशिश तो होती ही है, साथ में जो स्टेट एक्सचेकर है, स्टेट की जो फंडिंग है, स्टेट का जो फाइनेंस है, वो भी बहुत बुरी तरह से बिगड़ता है। ठीक है, तो ये फ्री गिफ्ट, फ्री बीज के चक्कर में ये पब्लिक मनी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट फिर से अब इसको रीविजिट करने की कोशिश कर रही है, इस बालाजी वर्डिक्ट को। ठीक है, तो देखो हुआ क्या था, 2006 से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है तमिलनाडु में। यहाँ पे पहले डीएमके की गवर्नमेंट आई। डीएमके की गवर्नमेंट जब नहीं आई थी, जब वो पॉलिटिकल पार्टी थी, इलेक्शन लड़ रही थी, कैंडिडेट थी जस्ट इलेक्शन की, तो इन्होंने डिसाइड किया, इन्होंने एक घोषणा कर दी मैनिफेस्टो में कि अगर हम गवर्नमेंट में आते हैं तो हम सभी को कलर टीवी बांटेंगे, सारे सारे घरों को। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी। उसके बाद ये गवर्नमेंट में आए, इन्होंने लगभग 750 करोड़ रुपए खर्च करे इस मैनिफेस्टो के प्रॉमिस को पूरा करने के लिए। इसके बाद एआईएडीएमके की गवर्नमेंट आई। ठीक है, इन्होंने भी पहले ये प्रॉमिस किया हुआ था कि अगर आप हमको लाते हो गवर्नमेंट में तो हम आपको ग्राइंडर, मिक्सर, इलेक्ट्रिक फैन, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सोने की थालियाँ, ये सब आपको प्रोवाइड करेंगे, मैरिज के लिए चेक प्रोवाइड करेंगे, ग्रीन हाउसेस प्रोवाइड करेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कही गई थी। ओके, तो ये पूरी बात है। और अब इन्होंने भी फिर आके गवर्नमेंट में आके ये काम पूरे किए। ठीक है, तो यहाँ पे इस समय पे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट में ये याचिका गई, पिटीशन गई कि देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत यूज़ हो रहा है लोगों के पैसे का, टैक्स पेयर्स के पैसे का, और कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के अगेंस्ट है ये चीज़। तो ये जो इन्होंने याचिका दायर करी मद्रास हाई कोर्ट में, ये जाती है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे ये कहा जाता है कि स्टेट जो है वो यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी है या जो भी गवर्नमेंट है, वो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है जो नॉन असेंशियल कमोडिटीज़ का इलेक्शन मैनिफेस्टो के हिसाब से, ये इलेक्टोरल ब्राइब कहा जा सकता है। ठीक है, इन्होंने ये आर्ग्यू किया, जो पिटिशनर थे, ठीक है, जो याचिकाकर्ता थे, उन्होंने ये यहाँ पे क्लेम किया कि ये एक तरह की इलेक्टोरल ब्राइब है जो आप लोगों को दे रहे हो, और इसको सीएजी को कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये कहा गया कि ये, अच्छा दूसरी चीज़ इन्होंने याचिकाकर्ता ने ये भी बोली कि आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है, राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है। आप यहाँ पे कुछ पैसे को किसी स्पेसिफिक सेक्शन के लिए यहाँ पे खर्च करो, ये सही नहीं है। तो यहाँ पे तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि भैया देखो, जो पॉलिटिकल पार्टीज फ्रीबीज वगैरह की बात आप कर रहे हो, पॉलिटिकल पार्टीज बांट रही है, ये फ्रीबीज की तो कोई लीगल मेंशन ही नहीं है, कोई लीगल स्टेटस ही नहीं है। किसे फ्रीबीज कहते हो, कोई डेफिनेशन है आपके पास? नहीं है। दूसरा इन्होंने बोला, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी हमको सिखाते हैं कि हमें कुछ चीज़ें आगे से स्टेट को करनी चाहिए, चाहे फिर वो फंडामेंटल राइट्स हो कि नहीं हो सिटीजन का। ओके, इसके अलावा वेलफेयर करना हमारा काम है। ओके, और इन्होंने ये भी बोला कि हमने ये जो पूरी स्कीम्स वगैरह लाई हैं उसके लिए प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, लेजिस्लेचर से ये बिल पास करा के लाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पब्लिक मनी का वेस्ट कैसे हुआ, करप्ट प्रैक्टिस कैसे हुई? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ हाँ बिल्कुल सही है, करप्ट प्रैक्टिस तो नहीं है, लेकिन आप मैनिफेस्टो वगैरह जो फुलफिल करते हो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो ये अनइवन प्लेइंग फील्ड तो क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रॉपर गाइडलाइंस लानी चाहिए ये फ्रीबीज को लेकर। अब यहाँ तक तो केस सही था, लेकिन इसके आगे क्या हुआ, इसके आगे अब ये जजमेंट आ रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को लेकर वरिड है कि इस चक्कर में क्या हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा स्टेट एक्सचेकर के ऊपर लोड पड़ रहा है, फाइनेंसेस के ऊपर बहुत लोड पड़ रहा है, जो स्टेट्स हैं उनका फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, और ये जो है हमारी कंट्री के इकोनॉमी के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। तो ये सुब्रमण्यम बालाजी केस के ऊपर वापस से रिविजिट करने का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। ओके, समझ गए? आगे बात करते हैं। देखो नेक्स्ट इशू है 5G सेल्स टू पिग्गी बैंक ऑन पोल्स होर्डिंग। तो बेसिकली बात क्या हो रही है, समझना ज़रा। पहले बात कर लेते हैं 5G टेक्नोलॉजी क्या है। तो देखो ये सब क्या है, ये हमारी मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजीज़ हैं, 1G 2G वगैरह। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी है, पहले 1G हुआ करता था, फिर 2G आया, 3G आया, 4G और अब 5G। ठीक है, तो कुल मिला के हो ये रहा है कि इसमें डाटा ट्रांसमिशन की जो स्पीड है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, अब 1 Gbps हो गई है। ठीक है, इसमें देखो फीचर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, पहले एनालॉग वॉइस कॉल कर सकते थे, अब आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस तक कर सकते हो। ठीक है, इसमें मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगी, आई होप आपने ये टॉपिक पढ़ा हो। ठीक है, अब देखो इसमें हुआ क्या है, इसमें बात हो रही है कि स्मॉल सेल्स बनाए जाएंगे। अभी तक देखो क्या होता था, समझना इस बात को, कि पहले ऐसे कोई सिटी है, सिटी में एक ऐसा बड़ा सा टावर होता था, है ना, ऐसा बड़ा सा टावर होता था जो दूर दूर तक कनेक्शन जिसके कारण जाते थे, नेटवर्क मिलता था, है ना। अभी क्या हो रहा है, समझना इस चीज़ को, कि जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो ना, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो वैसे वैसे उसकी रेंज जो है ना उस नेटवर्क की कम होने लगती है। ठीक है, तो यही चीज़ आ रही है अभी 5G के साथ। 5G की फ्रीक्वेंसी बैंड जो है वो हायर है, इसीलिए इसकी रेंज जो है ना कम होने लगी है, और इस रेंज कम होने के लिए आप क्या करते हो, एक तो ये बड़ा टावर
आपने लगाया जिसको हम कहते हैं मैक्रो टावर, ठीक है, या मैक्रो सेल, और उसके बाद आपको छोटी छोटी जगहों पर इस तरह से यहाँ पे स्मॉल सेल्स बनाने पड़ते हैं जो कि अपने आसपास के कुछ कुछ एरिया तक यहाँ पे नेटवर्क पहुंचाएं। ओके, इन्हीं को बोलते हैं स्मॉल सेल्स। ओके, तो यहाँ पे देखो तीन तरह के सेल्स आप देख सकते हो। ये है मैक्रो सेल्स। मैक्रो सेल्स इस तरह के लंबे लंबे टावर, ठीक है, जो 50 से 200 फीट टॉल हो सकते हैं। स्मॉल सेल्स जो होते हैं, जो नॉर्मली आपके पोल्स होते हैं ना, लाइट के खंभे होते हैं, स्ट्रीट लाइट होती है, ये सारे जो पोल्स होते हैं ये स्मॉल सेल्स होते हैं। इसके ऊपर ये इस तरह का पिज्जा बॉक्स जैसा आप यहाँ पे इस तरह का इतना बड़ा एक डब्बा लगा रहता है जो आपका नेटवर्क को प्रोवाइड करता है। उसके अलावा एक और होते हैं फेम्टो सेल, इसके अलावा पीको सेल्स वगैरह होते हैं। तो जितना फेम्टो सेल पीको सेल पे जाओगे ना उतने डब्बे जो है वो छोटे छोटे होते जाएंगे। एवरेज कवरेज देखो कितना है, तो यहाँ पे मैक्रो सेल्स जो है वो कई माइल्स तक यहाँ पे कवर करते हैं। ये एक फुटबॉल फील्ड जितना एरिया कवर करता है, 100 यार्ड जितना, ठीक है। और फेम्टो सेल्स वगैरह छोटे से घर में जैसे आप वाईफाई का मॉडेम वगैरह लगाते हो ना, उसको आप ऐसे समझ सकते हो फेम्टो सेल जैसा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कॉस्ट देखो धीरे धीरे कम होती जा रही है। यहाँ पे $2 लाख यहाँ पे आपको लग रहे हैं, यहाँ पे $200 मिलियन, और इसके बाद आप आगे आ रहे हो तो यहाँ पे $100 में आपका काम हो जा रहा है, ठीक है। ये तो यूएस का बताया हुआ है कि यूएस में कैसा क्या है। अब बात कर लेते हैं इंडिया की, और क्यों न्यूज में है इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो 5G टेक्नोलॉजी अब हमारे देश में रोल आउट होने वाली है, और इसके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे हम स्मॉल सेल्स बनाने वाले हैं। स्मॉल सेल्स क्या होगा? स्मॉल सेल्स होंगे जो छोटे छोटे पोल्स होते हैं, लाइट के खंभे होते हैं, या फिर एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग्स होती हैं, इनको स्मॉल सेल बनाया जाएगा सो दैट क्या हो सके कि जो नेटवर्क है वो सभी कंज्यूमर्स तक पहुंच सके। तो स्मॉल सेल क्या करेगा? ये 5G टेक्नोलॉजी को हर डायरेक्शन में, हर जगह तक पहुंचाने का काम करेगा, नेटवर्क तक पहुंचाने का काम करेगा। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी कम वेवलेंथ और उतनी कम रेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 5G की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। कितनी फ्रीक्वेंसी भाई देखो, 3.3 से 3.6 गीगाहर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी है, और ये जो है ना मैक्सिमम 100 से 150 मीटर तक यहाँ पे नेटवर्क इसका रह सकता है। 100 से 150 मीटर तक की इसकी रेंज रह सकती है। इसीलिए यहाँ पे टेलीकॉम टावर्स के फॉर्म में क्या किया जा रहा है कि यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल सेल्स लगाए जा रहे हैं। तो ट्राई ने भी ये कहा है कि जो स्ट्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्ट्रीट फर्नीचर है, यानी कि जो ये छोटे छोटे पोल्स वगैरह हैं, होर्डिंग हैं, उनको यहाँ पे यूज किया जा सकता है सो दैट 5G टेक्नोलॉजी में हम सपोर्ट कर पाए किसको? लो लेटेंसी, अल्ट्रा हाई स्पीड को, कनेक्टिविटी को, इन सब चीज़ों को हम सपोर्ट कर पाए। ओके, अच्छा, जो स्मॉल सेल्स हैं ये क्या होते हैं? लो पावर्ड रेडियो एक्सेस नोड्स होते हैं या बेस स्टेशन होते हैं जो कि रेंज को कवर करते हैं कुछ मीटर्स तक की, ठीक है, कुछ मीटर्स या कुछ 100 मीटर्स तक की रेंज को ये कवर कर सकते हैं, और लोकलाइज्ड कवरेज हो जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको नेटवर्क मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो सेल्स हैं वो शॉर्ट डिस्टेंसेस तक रेंज प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पे लगभग 1 किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर में 200 इस तरह के आप स्मॉल सेल्स लगा सकते हो, बेटर रिलायबिलिटी और हाई कैपेसिटी ब्रॉडबैंड के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो लोअर हाइट के रहेंगे, ठीक है, बड़े बड़े टावर्स नहीं है ये, ठीक है, बड़े बड़े 50 फीट जितने टावर्स नहीं है, सिर्फ 6 से 7 मीटर्स तक के टावर्स होंगे, और इसमें यही स्मॉल सेल्स बनाएंगे। इससे क्या होगा? अच्छा इकोसिस्टम रहेगा, आपको अलग से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है नहीं। आप लगाओ इनको 100-100 मीटर की रेडियस पे, आप इनको पोल्स पे लगाते जाओ, और इससे क्या होगा कि जो अभी एग्जिस्टिंग स्ट्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी से बिना इन्वेस्टमेंट किए, बिना कोई हैसल करे हमें ये कनेक्टिविटी मिल पाएगी। तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है हमारी कनेक्टिविटी को बढ़ाने का, 5G के नेटवर्किंग को क्रिएट करने का, ठीक है, और यहाँ पे किसी भी एरिया को एक्सक्लूड ना करने का। ओके, बहुत बढ़िया आइडिया है। आगे बात करते हैं। देखो, कंसर्न अराउंड आधार वोटर आईडी लिंकेज। तो हुआ क्या है, आधार और वोटर आईडी का यहाँ पे लिंकेज हो रहा है। आप सभी लोगों के घर में भी आए होंगे BLOs, ठीक है, ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स जो हैं वो आए होंगे। इन लोगों ने आपसे डिमांड की होगी कि आप अपने आधार कार्ड का नंबर बताओ, क्योंकि आपके आधार कार्ड को हमको वोटर आईडी से लिंक करना है, ठीक है। तो पूरा बवाल इस चीज़ के ऊपर है। यहाँ पे कुछ पिटिशन गई कि भैया क्यों ज़रूरत है आपको आधार कार्ड और वोटर आईडी को लिंक करने की? क्योंकि देखो आधार कार्ड में तो हमारे बायोमेट्रिक्स इन्वॉल्व है ना, तो बायोमेट्रिक्स जहाँ इन्वॉल्व हो जाते हैं वहाँ हमारी प्राइवेसी का भी तो इशू हो गया। वैसे भी अगर आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन है बाहर तो वो प्राइवेसी का इशू हो गया, लेकिन बायोमेट्रिक्स तो कुछ ज़्यादा सेंसिटिव डाटा हो गया, तो इसका भी यहाँ पे प्राइवेसी का इशू है। और इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन ये खड़ा किया जा रहा है कि वाई इज द इलेक्शन कमीशन कीन ऑन वोटर्स लिंकिंग देयर आधार विद वोटर आईडीज? तो ये क्वेश्चन खड़ा होता है। तो देखो कुल मिला के बात कर लेते हैं, तो रिपोर्ट्स जो हैं वो आई हैं कि जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स हैं वो आ रहे हैं सभी के घरों में आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करने के लिए, ठीक है। अभी इलेक्शन कमीशन ने अपनी एक कैंपेन चलाई थी कि भैया सभी को ये काम करना है, आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करना है। तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? इलेक्शन कमीशन जो है रेगुलर एक्सरसाइज करती है, अपना जो डाटा है उसको अपडेट करने का, एक्यूरेट करने का, वोटर
वोटर बेस को एक्यूरेट करने का। और यहाँ पे एक इशू होता है डुप्लीकेशन ऑफ वोटर्स का, ठीक है। कई बार क्या होता है वोटर्स के नाम दो दो बार आ जाते हैं या किसी किसी वोटर को एक्सक्लूड ही कर दिया जाता है। तो ये मल्टीपल टाइम्स अगर एक ही वोटर का नाम सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी में आ रहा है तो इसके कारण तो इलेक्शन अफेक्ट हो सकते हैं ना। आपके फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होंगे? अगर एक ही पर्सन जाके 10 बार वोट दे देगा तो यहाँ पे आपके फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो नहीं होंगे। इसीलिए यहाँ पे इसको आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है सो दैट वेरिफिकेशन हो सके कि भैया एक इंसान का नाम एक बार है, ओके, ना इससे ज्यादा बार ना इससे कम बार। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है ये बोलता है कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है वो कभी भी आपसे आपका आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह मांग सकता है, ठीक है, अगर उसको लगता है कि आपका नाम इलेक्टोरल रोल्स में ज्यादा बार मेंशन्ड है तो, ठीक है। और इसके लिए वो आपका आधार कार्ड भी मांग सकता है, ओके। अच्छा, इसके अलावा देखो रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स जो है, इसमें आप देखोगे हर पर्सन जो है उनका नाम यहाँ पे आधार नंबर के साथ लिंक्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो डिस्क्रिशनरी लैंग्वेज है वो मेंशन्ड है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आधार कार्ड और वोटर आईडी का कनेक्शन मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कुछ भी इशू होता है, वेरिफिकेशन वगैरह की जरूरत होती है तो आपको आधार कार्ड लिंक करवाना पड़ेगा। और अगर आधार कार्ड नहीं है तो कोई दूसरा आपको डॉक्यूमेंट लिंक करवाना पड़ेगा। तो क्या मैंडेटरी है ये? क्यों मैंडेटरी है ये? तो देखो यहाँ पे प्रेफरेंस जो है आधार कार्ड को दी गई है, क्यों? क्योंकि स्टेट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो सभी जगह पे आधार कार्ड की जो प्रेवलेंस है वो ज्यादा है। पहली चीज तो ये कि लगभग 99.7% लोग जो हैं, इंडियन पॉपुलेशन जो है, उन्होंने आधार कार्ड जो है बनवा रखा है। तो काफी लंबी चौड़ी पॉपुलेशन है हमारी, ऑलमोस्ट पूरी पॉपुलेशन ने आधार कार्ड बनवा रखा है, लेकिन सभी के पास ना राशन कार्ड है, ना पैन कार्ड है, ना ड्राइवर लाइसेंस है। तो एक ही डॉक्यूमेंट है हमारे पूरे देश में जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के पास है, ठीक है। दूसरी चीज, आधार कार्ड जो है इसमें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन वगैरह सब भी है, ठीक है। तो इसीलिए ज्यादा रिलायबल होता है, ज्यादा क्विकर होता है और ज्यादा कॉस्ट इफिशियंट होता है, ठीक है। अब तीसरी चीज ये भी है कि यहाँ पे देखो जो रीजन है, रीजन बताए जा रहे हैं कि पुट्टा स्वामी केस, जो रीजन बताए जा रहे हैं कि भैया हमको वेरिफिकेशन करना है, तो ये पुट्टा स्वामी केस जो आया था, पुट्टा स्वामी जजमेंट आया था, केएस पुट्टा स्वामी जजमेंट आया था, जिसमें राइट टू प्राइवेसी की बात की गई थी। और यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी में ये कहा गया था कि भैया आपको अगर आधार कार्ड वगैरह यूज करना है तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर रीजन होने चाहिए, ठीक है, प्रॉपर रीजन होने चाहिए कि क्यों आप इसको यूज कर रहे हो, क्यों बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन किसी की मांग रहे हो। तो नेसेसरी एंड प्रपोर्शनेट रीजन आपके पास होना चाहिए, ये कहा गया था पुट्टा स्वामी केस में, ओके। लेकिन अभी तक इसके लिए कोई प्रॉपर रीजंस नहीं बताए गए हैं, ठीक है। कोर्ट ने ये भी बोला था कि अच्छा, बीच में बोला गया था कि लैंड रिकॉर्ड्स को आधार कार्ड से जोड़ो, तो कोर्ट ने ये भी बोला कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसको अगर आप यहाँ पे लिंक कर दोगे आधार कार्ड से तो क्या किसी के पास आधार कार्ड नहीं तो उसके पास राइट टू प्रॉपर्टी भी नहीं रहेगा? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ओके। इसके साथ आधार कार्ड जो है इसको ऑथेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन वगैरह के लिए यूज किया जा रहा है, लेकिन ये जो है इंफॉर्मेशनल ऑटोनॉमी के अगेंस्ट जा रहा है, किसी भी पर्सन के राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट जा रहा है। दूसरी चीज ये कि लाल बहादुर हुसैन केस आया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला था कि राइट टू वोट कैन नॉट बी डिसअलाउड इंसिस्टिंग ओनली फॉर प्रूफ्स ऑफ आइडेंटिटी। तो यहाँ पे जो ये वाला केस आया था लाल बहादुर हुसैन केस, इसमें बोला गया था कि राइट टू वोट आप किसी से भी छीन नहीं सकते हो, ठीक है, सिर्फ इस बेसिस पे कि उसके पास प्रॉपर आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है। तो कुछ ऑपरेशनल डिफिकल्टीज भी होने वाली है हमको आधार कार्ड के साथ। जैसे कि देखो आधार कार्ड जब हम लेने वाले हैं तो यहाँ पे आधार कार्ड जो है, यहाँ पे याद रखना वोटिंग वोटिंग राइट किसको मिले हुए हैं? सिटीजन्स को मिले हुए हैं, है ना। वोटिंग राइट सिटीजनशिप के बेसिस पे होते हैं, लेकिन आधार कार्ड जो है वो सिर्फ रेसिडेंसी का आपका प्रूफ है, सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। तो ये एक इशू है। तो आप यहाँ पे डुप्लीकेशन को तो टैकल कर पाओगे, लेकिन यहाँ पे आप जो ऐसे वोटर्स हैं जो सिटीजन्स नहीं है उनको आप रोक नहीं पाओगे इलेक्टोरल रोल से, ठीक है। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे एरर रेट्स जो हैं उन, यहाँ पे देखो आधार कार्ड में कुछ एरर रेट्स भी हैं, लगभग 12% का एरर रेट है आधार कार्ड में, ठीक है। यानी कि आप बायोमेट्रिक लगाओगे ना, अपना अंगूठा लगाओगे, हो सकता है कि वो ना ओपन हो या फिर इन्फॉर्मेशन आपको ना मिले, क्योंकि 12% का एरर रेट भी है। इसके अलावा देखो यहाँ पे सिविल सोसाइटी जो है उन्होंने भी हाईलाइट किया है कि इलेक्टोरल रोल जो है उसमें आप आधार कार्ड को लिंक कर रहे हो तो ये राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है, और बेसिकली स्टेट जो है एक तरह का सर्विलेंस कर रहा है, ठीक है, ये भी चीज कही गई है। तो यहाँ पे कुल मिला के क्या होना चाहिए, पुट्टा स्वामी केस जो आया था, पुट्टा स्वामी जजमेंट जो आया था, उनको आधार आर्किटेक्चर को रिव्यू करना चाहिए, ये चेक करना चाहिए कि कहीं जो हमारी गवर्नमेंट है वो एक सर्विलेंस स्टेट तो नहीं बना रही, ओके। और साथ में यहाँ पे हमें जरूरत है डाटा प्रोटेक्शन लॉ की भी, ये भी आना चाहिए सो देट हमारा ये जो भी काम हो रहा है उसके लिए प्रॉपर लॉज तो हो। अभी देखो हमारे देश में डाटा प्रोटेक्शन लॉ ही नहीं है, तो किस बेसिस पे हमारा डाटा प्रोटेक्ट होगा? कोई रीजन ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई कुछ प्रोविजन ही नहीं है, ओके। तो ये पूरा इशू है।
नेक्स्ट इशू है रिटर्न टू मून, ये कल का इशू है, कल हमने अपना डीएनए नहीं लाए थे तो आज इसके भी कल के वाले न्यूज़ भी हम ले रहे हैं। तो ओरियन कैप्सूल की बात की गई है। नासा ने अपना पावरफुल जो रॉकेट है वो लॉन्च कर दिया है। लॉन्च किया है कौन सा रॉकेट? स्पेस लॉन्च सिस्टम। ये रॉकेट है, सबसे पावरफुल रॉकेट है नासा का, और इसी के थ्रू ये ओरियन कैप्सूल को ले जाने वाला है स्पेस में, जो कि मदद करेगा मून के ऊपर, यहाँ पे मून के आसपास फ्लाई करने के लिए, ठीक है। और इसके थ्रू क्या होगा, हम अर्टेमिस प्रोग्राम जो है ना, नासा का अर्टेमिस प्रोग्राम, ये आगे बढ़ पाएगा बिकॉज ऑफ द ओरियन कैप्सूल एंड स्पेस लॉन्च सिस्टम। तो ये अर्टेमिस प्रोग्राम क्या है जरा समझते हैं। अर्टेमिस 1 जो है ये नासा का प्रोग्राम है, जो कि एक अनक्रूड स्पेस मिशन है, जहाँ पे स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया जाएगा एसएलएस, यानी कि जो एसएलएस जो मैंने बताया ना पावरफुल रॉकेट है, उसके थ्रू ये यहाँ पे स्पेसक्राफ्ट ओरियन स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया जाएगा, जिसमें होगा क्या कि यहाँ पे 4 से 6 वीक तक लगभग 2,80,000 माइल्स जो है वो यहाँ से कवर करेगा अर्थ से, और मून के आसपास जाके ऑर्बिट करेगा। नासा जो है यहाँ पे एक गेटवे बनाएगा लूनर ऑर्बिट में, जिसके थ्रू आप एक्सप्लोरेशंस कर पाओ। जैसे मतलब क्या होगा, ओरियन में रोबोट्स वगैरह भेज के ट्राई किया जाएगा। ये बेसिकली कोशिश हो रही है आर्टेमिस के थ्रू कि पहले चेक कर लिया जाए कि क्या हम मून पे अपने एस्ट्रोनॉट्स को लैंड करवा सकते हैं। नासा अपने सस्टेनेबल लूनर ऑपरेशंस के लिए यहाँ फाउंडेशन तैयार कर रहा है, और इन्हीं लर्निंग्स को हम आगे जाके यूज करने वाले हैं अपने एस्ट्रोनॉट्स को मार्स पे भेजने के लिए। ओके, तो यहाँ पे मून से हमारा एम है मार्स तक पहुंचने का। इसमें नासा के साथ और भी कई एजेंसीज हैं, जैसे कैनेडियन स्पेस एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, जापान की स्पेस एजेंसी है। ये तीनों एजेंसीज नासा के साथ काम कर रही हैं इस प्रोग्राम पे। और अर्टेमिस 1 के बारे में जान लो। अर्टेमिस 1 जो है इसका पहले नाम एक्सप्लोरेशन मिशन 1 था, ठीक है। और यहाँ पे ये नासा के डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन सिस्टम का पार्ट है। इसमें क्या होगा, पहला ओरियन स्पेसक्राफ्ट होगा, ठीक है, जो कि क्या करेगा, जो जाएगा स्पेस में। ओके, दूसरी चीज होगी स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट है ये, ठीक है। और तीसरा होगा न्यूली अपग्रेडेटेड एक्सप्लोरेशन ग्राउंड सिस्टम, तो ये ग्राउंड सिस्टम होगा। और कुल मिला के ये अर्टेमिस क्या है, अनक्रूड स्पेस मिशन है, जो कि एसएलएस के थ्रू यहाँ पे पहुंचाया जाएगा, कहाँ पे, मून पे। ओके, इसकी लर्निंग्स को ही हम मार्स पे यूज करेंगे। आगे बात करते हैं, जस्टिस ललित टेक्स ओथ एज 49 सीजेआई। तो 49 सीजेआई के फॉर्म में जस्टिस यूयू ललित हमारे सीजीआई बन चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं, और इन्हें ओथ दिलवाई है हमारे प्रेसिडेंट मिसेस मुर्मू ने, ठीक है। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है, उन्होंने यहाँ पे हमारे सीजीआई यूयू ललित को ओथ दिलवाई है। ओके, याद रखना सीजीआई को कौन ओथ दिलवाता है, प्रेसिडेंट या ओथ दिलवाते हैं। ओके, तो सीजीआई को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, याद रखना कि जो यहाँ पे पूरा अभी क्राइटेरिया चलता है वो सीनियर मोस्ट जज का चलता है, ठीक है। तो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, ये एक मेमोरेंडम है जो कहता है कि सीजीआई उसी को अपॉइंट किया जाएगा जो कि सीनियर मोस्ट जज होगा, ठीक है। और इसके लिए सीजीआई की रिकमेंडेशन होती है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, समझना इस चीज को, कि जो आउटगोइंग सीजीआई है, जैसे हमारे एनवी रमन्ना जी यहाँ पे लास्ट सीजीआई थे, 48 सीजीआई थे, इनसे पूछा गया कि भैया आप किसको रिकमेंड कर रहे हो, तो इनका दायित्व ये बनता है कि ये रिकमेंड करें सीनियर मोस्ट जज को, ठीक है। इसको रिकमेंड करते हैं किसको, लॉ मिनिस्ट्री को। लॉ मिनिस्ट्री ये जो है रिकमेंडेशन लेकर जाती है किसके पास, प्राइम मिनिस्टर के पास, और प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं यही चीज किसको, प्रेसिडेंट को। अल्टीमेटली प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, जिसका भी नाम यहाँ पे आया है सीजीआई, ठीक है। एज अ सीजीआई इनको अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। याद रखना, अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और यहाँ पे जो आउटगोइंग सीजीआई हैं, ठीक है, उनकी रिकमेंडेशन से ये पूरी साइकिल शुरू होती है। ओके, इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन यहाँ पे डाली नहीं गई है कि कितनी टाइमलाइन पे सीजीआई की जो रिकमेंडेशन है, आउटगोइंग सीजीआई की रिकमेंडेशन, उससे आपको इंप्लीमेंट करना है, ऐसी कोई टाइमलाइन नहीं दी गई है। ओके, अब देखो, अपॉइंटमेंट जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का वो बोलता है कि प्रेसिडेंट जो है हमारे, वो नॉमिनेट कर सकते हैं, या फिर पार्लियामेंट की या प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, कंसेंट पे यहाँ पे चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं। और ये चीफ जस्टिस 65 ईयर्स तक की एज के लिए ही यहाँ पे अपॉइंटेड रहते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, यूयू ललित जो हमारे नए सीजीआई बने हैं, इनका बहुत कम टेन्योर है, क्योंकि बहुत जल्दी ये 65 ईयर्स एज को यहाँ पे पहुँच जाएंगे, 65 ईयर एज पे, तो तब यहाँ पे इनका टर्मिनेशन हो जाएगा, यानी कि इनका टर्म जो है वो खत्म हो जाएगा। ओके, तो इसी साल में इनका टर्म खत्म भी हो रहा है। ओके, अच्छा, दूसरी चीज ये कि यहाँ पे पहले एक कन्वेंशन हुआ करता था सीनियर मोस्ट जजेस का, लेकिन इस कन्वेंशन को 2 बार तोड़ा गया है, 1973 में और 1977 में। 1973 में एएन राय को यहाँ पे अपॉइंट किया गया था 3 सीनियर मोस्ट जजेस को सुपरसीड करते हुए, और 1977 में मिर्जा
हमीदुल्ला बेग जो है इनको अपॉइंट किया गया था HR खन्ना को रिप्लेस करते हुए, ठीक है। और ये दोनों अपॉइंटमेंट जो हुए हैं ये इंदिरा गांधी के टेन्योर में हुए हैं। तो उस टाइम पे कोशिश ये मानी जाती है, एलिगेशन ऐसे लगते हैं कि कोशिश ये हो रही थी कि जुडिशरी को सुपरसीड करने की कोशिश हो रही थी। कौन सुपरसीड करना चाह रहा था? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव चाह रही थी कि जो हम बोलें जुडिशरी वही करे, लेकिन जब जुडिशरी के कुछ जजेस ने करने से मना कर दिया तो उनको यहाँ पे CGI ना बना के उनके जूनियर्स को CGI बनाया गया, ये एलिगेशंस लगते हैं, ठीक है। लेकिन अभी उसके बाद से सीनियर मोस्ट जजेस वाला कन्वेंशन ही चल रहा है। क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए? आर्टिकल 124 ये बोलता है कि पहली चीज तो जो भी CGI बनना चाहते हैं वो सिटीजन हो इंडिया के। दूसरा, उन्होंने कम से कम 5 साल एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट बिताया हो, ठीक है। दूसरी चीज ये है, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि उन्होंने कम से कम 10 साल या तो हाई कोर्ट के एडवोकेट बन के गुजारे हों, ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट के ओपिनियन में वो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हों, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, याद रखना है, ओके। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इशू है हमारा सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स का। सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स अंडर भारत ब्रांड फ्रॉम अक्टूबर, मंडाविया। ये देखो द हिंदू की न्यूज़ नहीं है, ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है, ओके। ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है, कल की न्यूज़ है। तो देखो हुआ क्या है, अभी हमारे देश में वन नेशन वन फर्टिलाइजर प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। हम इसको लाने वाले हैं अक्टूबर से, मोस्ट प्रोबेबली वन नेशन वन फर्टिलाइजर प्रोग्राम आ जाएगा, जिसमें सभी फर्टिलाइजर्स जो बेचे जाएंगे वो भारत ब्रांड के अंदर बेचे जाएंगे। तो भारत यूरिया, भारत DAP, भारत MOP, भारत NPK, इस तरह के यहाँ पे फर्टिलाइजर्स बेचे जाएंगे भारत ब्रांड नेम के अंतर्गत। तो वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम ये है, और ये काम होगा अंडर प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना के अंतर्गत, ठीक है, याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स इसके पीछे है। तो यहाँ पे देखो क्या कहा गया है, जितने भी सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स हैं, चाहे यूरिया हो जाए, DAP हो जाए, इनको अक्टूबर से एक ही ब्रांड नेम के अंतर्गत यानी कि भारत ब्रांड नेम के अंतर्गत बेचा जाएगा अंडर वन नेशन वन फर्टिलाइजर इनिशिएटिव। इससे क्या हो जाएगा, देखो अभी क्या होता है ना, अभी यहाँ पे ऐसा होता है कि मान लो ये यूपी है, यहाँ पे ये बिहार है, ये मध्य प्रदेश है, ये महाराष्ट्र है। तो अभी क्या होता है कि जैसे यूपी में कोई फर्टिलाइजर बिक रहा है, यूपी में कोई फर्टिलाइजर प्रोड्यूस हो रहा है और यूपी की जगह ये जाके महाराष्ट्र में बिक रहा है, ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों को इस फर्टिलाइजर की ज्यादा जरूरत है। तो अभी क्रॉस सब्सिडी बहुत होती है, क्रॉसिंग बहुत होती है, इस क्रॉसिंग को हम रोकना चाहते हैं। तो इनिशिएटिव का एम ये है कि फर्टिलाइजर्स की टाइमली डिलीवरी हो जाए फार्मर्स के पास, यूनिफॉर्मिटी आ पाए सप्लाई में, और साथ में सब्सिडी बर्डन जो है ना वो कम हो सके। अभी क्या होता है कि यूपी से महाराष्ट्र तक पहुंचाने में फ्राइट चार्जेस जो हैं, पहुंचाने के जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट हैं वो बढ़ जाती है, उसके चक्कर में गवर्नमेंट को ज़्यादा सब्सिडी देनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स के ऊपर सब्सिडी तो चल ही रही है। अब इसके चक्कर में क्या होता है कि क्रिस क्रॉस मूवमेंट होने लगता है, और क्रिस क्रॉस मूवमेंट में जो खर्चा है ट्रांसपोर्ट का वो ज़्यादा आ जाता है, और उस चक्कर में सब्सिडी बढ़ जाती है। तो वन नेशन वन फर्टिलाइजर क्या करेगा, क्रिस क्रॉस मूवमेंट को रोकेगा, ओके। और यहाँ पे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा, जिसके कारण क्या होगा कि सारे फर्टिलाइजर्स सभी जगह पे इक्वली अवेलेबल होंगे, ओके। एवरेज सब्सिडी जो है ना, इसमें एवरेज सब्सिडी लगभग 1 लाख मीट्रिक टन को अभी मिलती है फर्टिलाइजर्स को, ये कम हो जाएगी। अभी 19 करोड़ रुपए हम यहाँ पे खर्च करते हैं, ठीक है, 2019-20 में हमने खर्च करे थे, इसको हम कम कर पाएंगे लगभग 12 करोड़ रुपए तक, ये हमने कर दिया है ऑलरेडी, इससे भी और नीचे हम जा सकते हैं, कम कर सकते हैं इसका कॉस्ट। तो मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ये बोलते हैं कि इसमें एक बैग होगा, बैग में ये फर्टिलाइजर भरा होगा, उसके ऊपर ये भारत ब्रांड की ब्रांडिंग की गई होगी, ओके। और इसके अलावा 1/3 जो बैग है उसको यहाँ पे मार्क किया जाएगा, कंपनीज अपनी अपनी ब्रांडिंग यहाँ कर सकती है, नाम के ऊपर, लोगो के ऊपर ये ब्रांडिंग कर सकती है। 2/3 स्पेस पे सब्सिडी की स्कीम वगैरह बताई जाएगी, ओके। तो ये मेजरली चीजें हैं। अच्छा, अब देखो कल की न्यूज आप देख लो, कल की न्यूज नहीं, कल का जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था पंचामृत टारगेट्स के बारे में, ठीक है। तो पंचामृत टारगेट्स में कौन सा इसमें से पंचामृत टारगेट नहीं है, तो इसका सही आंसर था सी। 100% एनर्जी रिक्वायरमेंट आप रिन्यूएबल एनर्जी से तो कवर नहीं कर पाओगे। ये कितना है, 50% आप अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट कोशिश करेंगे हम कि रिन्यूएबल एनर्जी से कर पाएं बाय 2030, ओके। तो जिन्होंने भी इसका सही आंसर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। और आप सभी लोग तैयार हो जाइए आज के क्वेश्चन के लिए। ये है क्वेश्चन नंबर 6, आप सभी का डे 6 का क्वेश्चन नंबर है। ये है CGI के बारे में, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस किया ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में, उन्हीं के ऊपर ये क्वेश्चन है। जरा बताओ कि सही आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये पूरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।